हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरबीआई के प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का। अब तक हम लोगों ने 2019, 2020 और 2022 के प्रीवियस ईयर के प्री पेपर को देख चुके हैं। हम आपके लिए ला रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस जो कि देखने में तो इजी लगते हैं, लेकिन जब उन्हें हम लॉन्ग मेथड से करते हैं तो टाइम बहुत लगता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा मेन मोटो होता है कि हम अपना समय कैसे बचाएं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म या फिर कह लें हम बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आए हुए क्वेश्चंस की, जिसमें हमें मीन, वेरिएंस और कोरिलेशन कोफिशिएंट्स कैसे आसानी से जल्दी से निकाले जाएं इनके बारे में। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो आरबीआई के 2019 के पेपर में आया हुआ है। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो देख रखी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस क्वेश्चन की, जो आईसीएस के पेपर 2017 में भी आया है और आरबीआई के पेपर 2019 में भी आया है। 2019 का मेरे द्वारा बताया गया ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एफ एक्स वाई दिया हुआ है सी ई टू द पावर माइनस क्यू बाई टू। सी इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म्स, जिसमें बाईवेरिएट के जो एक्सपोनेंशियल के अलावा टर्म्स होते हैं जिनको हम कहते हैं 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, ये होता है। और जो ई की पावर में -1/2 छोड़ने के बाद बचता है उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वाई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म होती क्या है और ये बनती कैसे है, तो आप लोग मल्टीवेरिएट के पेपर को, जो कि बीएससी के सिलेबस में रिग्रेशन एनालिसिस के नाम से, रिग्रेशन एनालिसिस एंड नॉन पैरामेट्रिक के नाम से है, में जाकर देख सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि आपको एप्लीकेशन पर कैसे जाना है और कैसे इनको सर्च करना है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप टाइप करिए स्टैटिस्टिक्स बाई एसजी और फिर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। ये ऐप जब ओपन होगा तो आप इसके स्टोर सेक्शन में जाएंगे। इसका स्टोर सेक्शन आपको इस टैब में सेंट्रल पे मिल जाएगा। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको वो कोर्सेज दिखेंगे जो बेस्ड हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे, लेकिन और भी यूनिवर्सिटीज़ से इनका काफ़ी कुछ मैच करता है। तो हमने हर पेपर के स्टार्टिंग में उसका सिलेबस डिस्कस किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस एंड नॉन पैरामेट्रिक मेथड। इस रिग्रेशन एनालिसिस एंड नॉन पैरामेट्रिक मेथड में अगर आप यूनिट 1 की तरफ जाते हैं तो यूनिट 1 में आपको दिखेगा इसमें आप कंटेंट के सेक्शन में जाएंगे और कंटेंट के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको वीडियोज़ लेक्चर मिलेंगे। इन वीडियोज़ लेक्चर में आप देख सकते हैं कि कौन से वीडियो में कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर है यूटिलिटी ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में पॉजिटिव एंड सेमी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होती है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिनल स्केल, और इसी में आपको बताया जाएगा मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में और इन पर आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो आप इनको इस एप्लीकेशन में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले मेथड से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले मेथड में करना क्या होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास दो रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई, और क्यू की वैल्यू यानी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे मीन पूछा जाता, जो कि आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है एक्स का, वाई का, और अगर वेरिएंस पूछते एक्स का और वाई का, साथ ही साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स और वाई, तो हम आपको सारा कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि आसानी से आप इसे कैसे कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर रो की वैल्यू पूछी गई है। इसका जो दूसरा करने का तरीका ये होता है कि हम बाईवेरिएट के पीडीएफ से इसको कंपेयर कर देते हैं। और अगर बाईवेरिएट की पीडीएफ की बात करें तो उससे कंपेयर करने में
इक्वेशंस ऐसी बनती हैं जिनको आसानी से सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप देख पा रहे हैं बाईवेरिएट का पीडीएफ कैसा होता है। तो हो सकता हो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपको सबसे पहले होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट करना पड़े, और होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ही आप कंपैरिजन करेंगे। तो यूनिवेरिएट में तो ये हो जाता आसानी से, लेकिन जब बात बाईवेरिएट की आती है तो फिर इसमें समस्या आती है। ये बाईवेरिएट का पूरा पीडीएफ है। तो कैसे इसको दूसरे तरीके से हम लोग करेंगे, आइए देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो q की वैल्यू है, अगर हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इक्वस टू 0 रख दें, और साथ ही साथ इसी क्वाड्रेटिक फॉर्म को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दें, तो दो हमें x और y में इक्वेशंस मिलेंगी। फिर हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और जो x की वैल्यू आएगी वो x का मीन होगी, y की वैल्यू जो आएगी वो y का मीन होगी। तो मीन तो आसानी से निकल आएंगे। अभी सिग्मा की बात भी करेंगे। चलिए हम पहले मीन आपको करके दिखाते हैं। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x हो जाएगा, वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा। 2xy में जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये 2y आने वाला है, और फिर x के रिस्पेक्ट में 22x को करेंगे तो ये -22 आएगा। इक्वल टू 0 है तो हम इसको इक्वल टू 22 लिख लेते हैं। अब इसी q को y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो 2x स्क्वायर का 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, y स्क्वायर का करेंगे तो ये 2y आएगा। फिर 2xy का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये 2x हो जाएगा। और फिर -14y का करेंगे तो ये आएगा -14, जो कि इस तरफ लाने पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट हैं, उनकी अगर डिफ्रेंशिएट करें तो वैल्यूज़ 0 होंगी। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 4। लीजिए आपका x का मीन कितनी आसानी से निकल आया, ना कोई कंपैरिजन करना, ना कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने का झंझट। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं y का मीन। तो इस इक्वेशन में दोनों में से किसी में भी x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। सपोज़ हम यहाँ पर अगर 4 पुट करते हैं तो 16 होगा, 16 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 16 सब्ट्रैक्ट होते ही वैल्यू आ जाएगी 6, और y की वैल्यू 3 होगी, जो कि y का मीन बन जाएगा। अब बात करते हैं कैसे हम सिग्मा x और सिग्मा y और साथ ही साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालें। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को यूट्यूब पर देखेंगे या एप्लीकेशन में जाकर देखेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना पता चलेगा। इवन ये तो 2 रैंडम वेरिएबल का है, हमने 3x3 यानी 3 रैंडम वेरिएबल का भी करवाया है। तो जब हम 2x2 में क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पुट करते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर का, और यहाँ पर एक्स वाई के कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं 2 से, देन पुट करते हैं। तो अगर हम अपने दिए हुए क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, आइए देखते हैं। तो ऊपर आपको दे रखा है q इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर लिख देंगे हम 2, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। अब बात करते हैं एक्स वाई का, वो कोफिशिएंट है 2, तो 2 से डिवाइड करने पर ये बन जाएगा 1। अच्छा, अगर आप मल्टीवेरिएट सेक्शन में जाएंगे तो इस हिस्से को मल्टीवेरिएट में इस तरीके से लिखते हैं, एक्स बार माइनस एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर प्राइम सिग्मा इनवर्स एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर। यानी इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो ये वैल्यू आती है, ये किसकी वैल्यू होती है, सिग्मा इनवर्स की। अगर आपको सिग्मा स्क्वायर वाई और एक्स का चाहिए तो यहाँ से निकालना पड़ेगा सिग्मा। अब इससे सिग्मा निकालने के लिए हमको इसका फिर से इन्वर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 1। फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ सिग्मा इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ सिग्मा इनवर्स क्या होता है, ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स का प्राइम होता है। तो अगर कोफैक्टर की मैट्रिक्स की बात करें तो ये तो सेम रहते हैं डायगोनल एलिमेंट, ये 1 1 सेम है, लेकिन जब कोफैक्टर की मैट्रिक्स आएगी तो यहाँ पर एक माइनस आएगा। और फिर इस मैट्रिक्स को हम डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा इनवर्स से, तो इसका इनवर्स निकलता है।
इन्वर्स निकलेगा तो ये कहलाएगा सिग्मा। यानी अब ये क्या बन गया, डिस्पर्सन मैट्रिक्स। डिस्पर्सन मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है सिग्मा 1 स्क्वायर, या यहाँ पर x है तो सिग्मा x स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं आसानी से सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जो दूसरा डायगोनल एलिमेंट है वो y का वेरिएंस होगा। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या रहता है, तो यहाँ सिग्मा x स्क्वायर, यहाँ सिग्मा y स्क्वायर, यहाँ पर होता है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। अगर कंपेयर करें तो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। यहाँ सिग्मा 1 की वैल्यू को हम √2 पुट करेंगे, जो कि यहाँ से आएगी x वाले से, और इसकी वैल्यू तो 1 है। तो आप देख पा रहे हैं कि रो की वैल्यू क्या आ गई, -1/√2। अब इस क्वेश्चन को आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं ऑप्शंस जो कि आरबीआई और आईसीएस के पेपर में आए हुए हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, चाहे वो पीएचडी का एंट्रेंस हो, एमएससी का एंट्रेंस हो, या फिर आरबीआई डीएसआईएम का पेपर हो, आईसीएस का पेपर हो। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, -1/√2 विच इज़ डी। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये मेथड मल्टी वेरिएट या बाई वेरिएट के मीन, वेरिएंस और कोवेरिएंस को कैलकुलेट करने का समझ में आया होगा। साथ ही साथ आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने अपनी तरफ से आपके लिए रखे हैं। एग्ज़ाम में आने की इनकी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। मान भी लें कि एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तब भी आप इन क्वेश्चंस को कभी भी मिस करके एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर बेस क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर x या कोई भी रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल या पॉइसन को फॉलो करता है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x+a। तो इसके लिए आप एक फार्मूला नोट कर लें, ये आपको गुप्ता कपूर में मिल भी जाएगा, t⁻a-1, और यहाँ पर आता है gxt। gxt का मतलब है क्या, ये है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। आप सब लोगों ने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का नाम सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड mxt। तो mxt की डेफिनेशन होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻tx। अगर e⁻t की जगह पे t पुट कर दिया जाए तो फिर इसे हम कहते हैं pgf या प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। जैसे कि mxt मोमेंट जनरेट करता है, वैसे pgf यानी प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन प्रोबेबिलिटी जनरेट करता है। अगर बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये होता है, और अगर e⁻t की जगह पे हम केवल t पुट कर दें तो अब ये बन गया प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस फंक्शन को हम यहाँ पुट करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और 0 to 1 हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन तो हो सकता है आप लोगों ने किए भी हों। आप अगर गुप्ता कपूर खोलते हैं तो उसमें आपको बाइनोमियल और पॉइसन दोनों में ही मिल जाएगा। लेकिन सपोज दैट आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, x+a के साथ साथ यहाँ पर x+b आ जाए, तो इसके लिए आपको कौन सा फार्मूला लेना है। देखिए आरबीआई का जो पेपर है प्री का, उसमें क्वेश्चन 20 ही रहते हैं, तो इसलिए एक क्वेश्चन पे जो लगने वाला समय है वो ज़्यादा रहेगा, और इस वजह से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो टाइम टेकिंग हो। तो आप इस फार्मूले को नोट कर लें, 0 to 1 u⁻b-a-1, और एक इंटीग्रेशन होगा, ये 0 to u इंटीग्रेट होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे t⁻a-1 और pxt, जहाँ पर pxt फिर से x रैंडम वेरिएबल का जनरेटिंग फंक्शन है। तो पहले हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, फिर जो आता है उसको u के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, और हम तब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप ट्राई करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कि इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। ठीक है, चलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में पूछा गया है x1 x2 डॉट डॉट xn फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा एंड थीटा स्क्वायर, और आपके ऑप्शंस में है कि समेसन xi इज़ सफिशिएंट फॉर थीटा। क्या ये ऑप्शन सही है, सफिशिएंट फॉर थीटा? दूसरा है समेसन xi
इज़ सफिशियंट फॉर थीटा, एक्स आई स्क्वायर क्या थीटा के लिए सफिशियंट है, या फिर साथ ही साथ इनको मिलाकर भी पूछा जाता है कि समेसन एक्स आई एंड समेसन एक्स आई स्क्वायर आर जॉइंटली सफिशियंट फॉर थीटा। ये ऑप्शन ट्रू हो सकता है। इसमें एक ऑप्शन और है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं कि अक्सर ये भी पूछा जाता है। सफिशियंसी के साथ एक प्रॉपर्टी और आती है कंप्लीटनेस की। तो जो एस्टिमेटर समेसन एक्स आई जैसे बनते हैं ये सफिशियंट होने के साथ साथ कंप्लीट भी होते हैं, लेकिन जब मीन और वेरिएंस में पैरामीटर कॉमन हो जाता है तो उस समय सफिशियंसी तो रहती है लेकिन कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी हट जाती है। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि ये जो जॉइंटली सफिशियंट है ये जॉइंटली सफिशियंट होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके इस पेपर के लिए। ये क्वेश्चन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे कि x1 x2 x3 फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 0,1 और आपसे ये बता दिया जाता है आपको कि ये IID है यानी आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, और पूछा क्या जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। कैसे इनको करेंगे आप, हम बताते हैं आपको। या फिर ये भी पूछा जा सकता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 और यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू। तो चलिए हम आपको बताते हैं इनको किया कैसे जाए। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 इक्वस टू 1, क्योंकि सभी को पता है कि कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही रहती है। अब इस 1 को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, हम इस 1 को लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड में भी सेम क्वांटिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1। फिर हम इसको ब्रेक करेंगे 3 पार्ट में। पहला पार्ट होगा x1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3, दूसरा पार्ट होगा x2 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 और तीसरा पार्ट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। तीनों पर एक्सपेक्टेशन है और समेसन पे एक्सपेक्टेशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो हम इन पे एक्सपेक्टेशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वल टू में 1 है। अब चूंकि आपको ये भी दे रखा है कि रैंडम वेरिएबल्स आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल हैं तो इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सेम होगी तो 3 टाइम्स हम इसे कर लेंगे। 3 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 और फिर जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या निकल कर आएगी 1/3। इसका भी हम ऐसे कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आता है 2/3। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप रेडी रखिए, इनको करने में बिल्कुल समय नहीं लगना है। अगर आपने इन्हें एक बार किया है तो ये आपको याद भी रहेंगे और आपका जो समय बचेगा आप उन्हें उन क्वेश्चंस पे लगाइए जो टाइम टेकन हैं। तो आज की क्लास में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपके पेपर के कुछ क्वेश्चंस को लेकर और साथ ही साथ कुछ और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिन लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं वो इस चैनल पर या इस एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स बाय SG पर जाकर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद। और अब कुछ ही दिन एग्ज़ाम के बचे हैं, तो विश यू ऑल दी बेस्ट।